जय हिंद सभी दिल्ली कांस्टेबल एस्पिरेंट्स को। तो मैं रवि भाटी आपके साथ यूबी कोचिंग क्लासेस के अंदर आज से अपने बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि अभी एग्जाम के अपने लगभग 30 से 35 दिन हैं। तो अपने मान के चलेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी के चैप्टर्स को अपने 30 दिनों के अंदर कंप्लीट करेंगे। एंड उसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको रवि बिश्नोई सर करवाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको आज से स्टार्ट करवा रहा हूँ हिस्ट्री का, यानी प्राचीन भारत का। प्राचीन भारत और इतिहास के बारे में बात करेंगे। तो पहला अपना टॉपिक रहेगा, अपना टॉपिक जो है वो है प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। प्राचीन इतिहास, अपने प्राचीन इतिहास के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक आता है प्राचीन इतिहास के अंदर प्रागैतिहासिक काल। कि प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, या सबसे पहले बात करते हैं अपने इतिहास की है क्या। भी इतिहास के बारे में जानेंगे कि इतिहास होता क्या है। इतिहास यानी कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन करना। अतीत की घटनाओं का अध्ययन किस क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। अतीत की घटनाओं का अध्ययन, अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। एक बार फिर से देखते हैं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। आप सब चीज को एक बार नोट्स के रूप में बनाते चलना, क्विक रिव्यू, ताकि आपको फिर से देखो तो समझ में आ जाए। ठीक है, अतीत की घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इतिहास का जनक, सबसे मेन पॉइंट क्या, इतिहास का जनक किसे कहते हैं, इतिहास का जनक, इतिहास का जनक हेरोडेट्स। किसे कहते हैं, हेरोडेट्स। मेरे से पहले आप लिखते जाना कॉपी के अंदर नोट्स के रूप में आप, ताकि आपको खुद का एनालिसिस हो सके कि अपने क्या कर रहे हैं, क्या तैयारी है पहले से। ठीक है, तो इतिहास का जनक हेरोडेट्स। और इतिहास किसे कहते हैं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन इतिहास कहलाता है। ठीक है, इसे कहते हैं इतिहास का अध्ययन करना, इतिहास। और इतिहास का जनक कौन है, हेरोडेट्स। इतिहास का जनक हेरोडेट्स। अब बात करते हैं अपने इतिहास को, इतिहास के बारे में। इतिहास के कौन कौन से अपने भाग हैं, तो सबसे पहला भाग आता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक और तीसरा ऐतिहासिक काल। पहला इतिहास के पॉइंट में, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो पहला है प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, क्योंकि इतिहास को अपने 3 भागों में बांटा गया है। इतिहास के 3 काल है, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा अपने पास क्या हो गया, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ठीक है, ये अपने पास प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल में क्या, कि प्रागैतिहासिक काल के अंदर जो, इस काल के अंदर जो मानव जो है उनको लिपि और लेखन कला का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। लिपि और लेखन कला का, ये देखो लिपि, इस काल के अंदर, इस काल में, इस काल में मानव को लिपि तथा, लिपि तथा लेखन कला का, लेखन कला का ज्ञान नहीं था। कोई भी अनुभव नहीं था उनको, वो किसी हिसाब से मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था। प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर मानव को लिपि और लेखन कला का बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, ये था अपने पास प्राग ऐतिहासिक काल। और उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसके अंदर मतलब लिपि और लेखन कला का उनको मतलब ज्ञान हो गया था, लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सके। यही था कि लिपि और लेखन कला ज्ञान था, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी, पढ़ी नहीं जा सकी, पढ़ी नहीं जा सकी। ये था अपने पास आद्य ऐतिहासिक। और ऐतिहासिक काल के अंदर लिपि और लेखन दोनों कलाओं के बारे में उनको ज्ञान हो गया, पढ़ी भी जा सकी, लिखी भी जा सकी। ठीक है, मतलब दोनों हो गया, पढ़ी जा सकी, उनको इसका पूरी तरह से ज्ञान हो गया, पढ़ी जा सकी। ये था प्रागैतिहासिक काल के अंदर लिपि और लेखन दोनों का ज्ञान नहीं था, दोनों का अनुभव नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर क्या था कि पढ़ी नहीं जा सकी, अनुभव तो उनका हो गया, मतलब ये होता है, इससे लेखन होता है, लेकिन उनका बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, आगे भी पढ़ नहीं सकते थे। और जो ऐतिहासिक काल था उनके अंदर उनके लिपि और लेखन कला दोनों का अच्छी तरह से पढ़ सके, दोनों का ज्ञान था। ठीक है, अब बात करते हैं भी अपने प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया। तो प्रागैतिहासिक काल को अपने बात करते हैं, प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल को अपने पास 2 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक काल, इसको 2 भागों में बांटा गया है।
पहला पाषाण काल, पाषाण काल, पहला है पाषाण काल, और दूसरा जो है इसका भाग है ताम्रकाल। ठीक है, एक एक चीज को फैक्ट के रूप में देखते जाना, आप स्टोरी की तरह करेंगे आराम से मजेदार तरीके से। ठीक है, पहला पाषाण काल और दूसरा ताम्रकाल। पाषाण काल जो है भारत के अंदर सर्वप्रथम पाषाण काल का जो है 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने इसकी खोज की थी, मतलब इसके बारे में पता लगाया था। किसने? 1863 ईस्वी में भारत के अंदर सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम जो पाषाण काल जो है उसका भारत के अंदर सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट, या रॉबर्ट ब्रूस भी कहते हैं, सर रॉबर्ट ब्रूसफुट, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस ने पता लगाया था। रॉबर्ट ब्रूस ने पता लगाया, ये था भारत के अंदर सर्वप्रथम 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने इसका पता लगाया, किसका? पाषाण काल का। ठीक है, और पाषाण काल को आगे अपने 3 भागों में बांटते हैं। ये इसकी बात करते हैं, अपने पाषाण काल को अपने 3 भागों में बांटा गया है। पहला अपने पास है पूरा पाषाण काल, पहला जो है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा अपने पास मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और तीसरा अपने पास में नव पाषाण काल, नव पाषाण काल। ठीक है, ये अपने पास प्राग ऐतिहासिक काल के अंदर, पहले तो ये देखो प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया? तो 2 भागों में, पहला पाषाण काल, दूसरा ताम्रकाल। और ताम्रकाल की जो काल अवधि है बिल्कुल भी थोड़ी सी, ये बात यहीं पे डायरेक्ट नोट चलो आगे कर लेंगे। जो ताम्रकाल था उसकी काल अवधि बहुत ही कम मानी जाती है। और दूसरा पाषाण काल जो है, पाषाण काल के सर्वप्रथम भारत के अंदर खोज जो है 1863 ईस्वी के अंदर रॉबर्ट ब्रूस ने पता लगाया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ये पूछे जाते हैं कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने कई एग्जाम के अंदर, जैसे कई बुकों के अंदर रॉबर्ट ब्रूसफुट भी होगा, नहीं तो डायरेक्टली सर रॉबर्ट ब्रूस लिखा होगा। 1863 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर सर्वप्रथम इन्होंने इस काल के बारे में मतलब खोज की थी। तो इस काल को, पाषाण काल को अपने 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों के बारे में अब बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या होता है। पूरा पाषाण काल, ये देखो आप, पहला पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, साथ के साथ कनेक्ट करते जाओ आप। जब टीचर और स्टूडेंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं ना, तभी बात समझ में आती है। आप ये देखने के लिए मत आओ इस YouTube प्लेटफॉर्म पर कि ये कैसा पढ़ा रहा है। ठीक है, आप नॉलेज देखो भी, क्या अपने को एक्स्ट्रा नॉलेज मिल रहा है उस चीज से, ज्ञान अर्जित करने के उद्देश्य से आओ। ठीक है, देखते हैं अपने पहला था अपने पास पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। इसके बारे में बात करते हैं कि पूरा पाषाण काल क्या होता है। जो पूरा पाषाण काल जो है, इसकी काल अवधि सबसे अधिक मानी जाती है। पहला मेन पॉइंट क्या है इसकी काल अवधि जो है, इसकी काल अवधि सबसे लंबी मानी जाती है। इसकी काल अवधि लंबी अवधि है, इसकी काल अवधि लंबी अवधि है, इसकी अवधि जो है लंबी अवधि मानी जाती है। ठीक है, ये पहला पॉइंट तो ये हो गया, पूरा पाषाण काल का सबसे लंबी काल अवधि है। लंबी कितनी? तो ये देखो लंबी अवधि यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से 20 लाख ईसा पूर्व 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 12,000 ईसा पूर्व तक, 12,000 ईसा पूर्व तक। अब आप कहोगे ये 20 लाख से 12,000 ये तो घटा है, तो ईसा पूर्व के अंदर पहले ये वैल्यू आती 12,000 10,000 से करीब 0 से आएगी, फिर 0 से 1 2 3 ये ईस्वी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये तो 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व, इसकी जो सबसे लंबी काल अवधि मानी जाती है। किसकी? पूरा पाषाण काल की। जो कितनी लंबी अवधि जो है 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। और इस समय मानव को खानापदेश कहते थे, या अपने ये कह सकते। पहला ये पॉइंट देखते हैं, इस काल के अंदर पूरा पाषाण काल के अंदर मानव को जो है आदि मानव कहते थे। पहला ये पॉइंट कि इस काल के अंदर, पूरा पाषाण काल के अंदर मानव को आदि मानव कहते थे। मानव को आदि मानव कहा जाता था। इस काल के अंदर मानव को आदि मानव कहा जाता है, नहीं था, है। मानव को आदि मानव कहा जाता इस काल के अंदर, पूरा पाषाण काल के अंदर। क्वेश्चन कैसे आएंगे आपको? रवि बिश्नोई सर यही करवाएंगे क्वेश्चन। अब मैं थ्योरी वाला पार्ट मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद जो आपको रवि सर जो है, आपको एक बार फिर से बता दूं, आपको हिस्ट्री, पॉलिटी
और जियोग्राफी से रिलेटेड और करंट अफेयर्स के स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिक्स करवाएंगे। ऐसे नहीं आप टॉपिक वाइज लेंगे, मिक्स प्रैक्टिस होगी वो, ठीक है। वो क्लास लेना आप मत भूलना, क्योंकि ये क्लास आप ना लो तो चल जाएगा, वो क्लास लेना जरूरी, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे वो, ठीक है। तो इस काल के अंदर मानव को अपने क्या कहते हैं, आदि मानव कहा जाता था। दूसरी बात, जो पूरा पाषाण काल है इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि इस काल के अंदर आग की खोज हुई थी। तो इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कि आग की खोज सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है किसकी, पूरा पाषाण काल की। आग की खोज कौन से काल में हुई, तो पूरा पाषाण काल के अंदर मानी जाती है। आग की खोज जो है इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। आग की खोज पूरा पाषाण काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो छोटे छोटे हथियार, नुकीले हथियार जो पत्थरों के बनाए गए, उनका मानव ने इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया था। पहली बात ये कि मतलब पत्थरों के औजारों का प्रयोग स्टार्ट कर दिया था, पत्थरों के औजार का प्रारंभ किया, पत्थरों के औजारों का प्रारंभ कर दिया था। क्या कि पूरा पाषाण काल के अंदर पत्थरों के औजारों का उन्होंने। और दूसरी बात कि इस काल के अंदर किसमें, पूरा पाषाण काल के अंदर जो मानव जो है वह अस्थिर था, मतलब शिकार करके जैसे तैसे जीवन यापन करता था। दूसरी बात कि शिकार करते थे, मानव शिकार करते थे। ये पूरा पाषाण काल की मेन बात है कि शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, मतलब जो मानव जो है अस्थिर था, उसका जीवन जो अस्थिर था। और दूसरी मेन बात ये कि इस काल के अंदर ये नोट कर लिया होगा, ये देखो पूरा पाषाण काल के अंदर ही सबसे पहले चित्रकारी प्रारंभ हुई। ये मेन पॉइंट है, ठीक है। पूरा पाषाण काल के अंदर सबसे पहले चित्रकारी प्रारंभ हुई। कौन से काल के अंदर, पूरा पाषाण काल के अंदर सबसे पहले चित्रकारी प्रारंभ हुई। ये पॉइंट देखो, पूरा पाषाण काल में चित्रकारी प्रारंभ हुई, जिसके साक्ष्य किस कहां से मिले, जिसके साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। जिसके साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल के अंदर सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि भीमबेटका की गुफाओं से चित्रकारी का प्रारंभ हुआ था, और जिसके साक्ष्य भीमबेटका की गुफाओं से मिलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं जो है रायसेन जिले मध्य प्रदेश के अंदर है। कहां पे, रायसेन जिले याद कर लेना ये फैक्ट, क्योंकि रवि सर आपको डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन उठाएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। रायसेन जिले मध्य प्रदेश के अंदर कहां पे, भीमबेटका की गुफाएं कहां पे, रायसेन जिले मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये आप कमेंट करके बताओ कि जो भीमबेटका की गुफाएं जो कौन सी नदी पे है। कमेंट करना आप कि भीमबेटका की गुफाएं कौन सी नदी पे है, ठीक है। ये क्वेश्चन है पहला, तो कौन सी नदी पे है। और दूसरा ये लिखना कि इसके जो है संस्थापक कौन है। दूसरा क्वेश्चन ये आपने नोट कर लिया होगा कि कौन सी नदी पे है ये। पहला तो ये किस नदी के किनारे है, और दूसरा कि इसके संस्थापक कौन है, कौन सी नदी पे है। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा सिंधु नदी। भीमबेटका की गुफाएं जो है कौन सी, पहली बात तो ये कि ये रायसेन जिले मध्य प्रदेश के अंदर, और दूसरा जो है ये कौन सी नदी पे, सिंधु नदी के। और तीसरा मेन पॉइंट क्या होता है कि भीमबेटका की गुफाएं जो है रायसेन जिले मध्य प्रदेश के अंदर मानी जाती है, ठीक है। और ये कौन सी नदी के किनारे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु नदी। और तीसरा पॉइंट क्या था अपने पास कि जो भीमबेटका की गुफाएं जो है इनके संस्थापक कौन है। इनके संस्थापक वाकणकर, VR वाकणकर इसके संस्थापक जो है, या फिर श्रीधर वाकणकर भी कहते हैं इनको, श्रीधर वाकणकर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। कौन है, भीमबेटका की गुफाएं, पहला क्वेश्चन कौन से जिले में, मध्य प्रदेश रायसेन जिले में। तीसरा कौन सी नदी किनारे, सिंधु नदी। और तीसरा संस्थापक कौन है भीमबेटका की गुफाओं का, श्रीधर वाकणकर, ठीक है। यह था अपने पास इसका पूरा पाषाण काल का सबसे मेन पॉइंट कौन कौन से थे। तो पहला ये था कि मेन तो ये है कि चित्रकारी प्रारंभ हुई थी, ठीक है। अब बात करते हैं अपने पास
पूरा पाषाण हो गया। मध्य पाषाण काल के बारे में बात करेंगे। तो पहले पूरा पाषाण काल की जो अवधि कितनी थी, 20 लाख ईसा पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व के मध्य मानी जाती है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे मध्य पाषाण काल कि मध्य पाषाण काल की जो काल अवधि जो है वो लगभग बहुत कम थी। इसकी काल अवधि 2 वर्ष की। पूरा पाषाण काल हो गया। अब बात करते अपने पास मध्य पाषाण काल के अंदर मध्य पाषाण काल इसकी जो काल अवधि जो मानी जाती है, काल अवधि 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व इसकी काल अवधि मानी जाती है। ठीक है, और दूसरा मेन पॉइंट क्या है कि इस काल के अंदर, मध्य पाषाण काल के अंदर सबसे पहले पशुपालन के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ कि सबसे पहले इसके साक्ष्य क्या है, पशुपालन के बारे में भी पता चला। इस काल के अंदर भी पशुपालन, इस काल के लोग जो है पशुपालन भी करते थे। ठीक है, और दूसरा मेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो एसएससी का फेवरेट रहता है, कौन सा, कि इस काल के अंदर जो अपने शिकारों के लिए छोटे छोटे पत्थरों के नुकीले हथियारों का प्रयोग करते थे, जिसे अपने क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिसे अपने क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। ठीक है, सबसे पहले छोटे छोटे पत्थरों के नुकीले हथियार, छोटे छोटे नुकीले पत्थरों के औजारों का, पत्थरों के हथियारों का, के औजार या हथियार का प्रयोग करते थे, जिसे अपने क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, एसएससी सीजीएल के अंदर ये 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जिसे अपने माइक्रोलिथ भी कहते हैं। और राजस्थान की वैकेंसी के अंदर एक क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि ये पत्थरों के औजारों को क्या कहते हैं प्रागैतिहासिक काल के अंदर, जिसके अंदर मध्य पाषाण काल था, तो उसे क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ प्रयोग करते थे, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, जिसे माइक्रोलिथ कहते हैं, ये मेन पॉइंट है। और तीसरा इसके अंदर क्या था कि इसके मध्य पाषाण काल के अंदर जो सबसे पहले पालतू पशु था वह कुत्ता था। ठीक है, कौन सा, कि जो सबसे पहले पालतू पशु था इस काल के अंदर, पालतू पशु कुत्ता माना जाता है, कुत्ता था। ठीक है, ये था मध्य पाषाण काल के फैक्ट कि कौन कौन से, पहले एक बार फिर से देखते हैं कि काल अवधि जो है इसकी 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कि इसमें इस काल के अंदर पशुपालन भी करते थे। और तीसरा कि इसके अंदर छोटे छोटे जो पत्थरों के औजार या हथियारों का प्रयोग करते थे, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। और सबसे पहले जो पालतू पशु था इस काल के अंदर कौन सा था, कुत्ता था। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये था मध्य पाषाण काल। अब बात करते हैं अपने पास नवपाषाण काल कि नवपाषाण काल जो क्या है, नवपाषाण काल की जो काल अवधि मानी जाती है वह 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व मानी जाती है। ठीक है, कि मध्य पाषाण काल हो गया। अब बात करते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल सब टाइम, नवपाषाण काल, जो नवपाषाण काल जो है इसकी काल अवधि जो मानी जाती है, नवपाषाण काल की काल अवधि, इसकी काल अवधि जो है, तो देखो जो मध्य पाषाण काल था उसकी लास्ट वाला क्या था, 10,000 ईसा पूर्व। तो नवपाषाण काल जो है 10,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 7,000 ईसा पूर्व माना जाता है। 10,000 ईसा पूर्व से कितना, 7,000 ईसा पूर्व, 7,000 ईसा पूर्व माना जाता है। ठीक है, ये था। और दूसरा इसके पास मेन पॉइंट क्या है नवपाषाण काल का अंदर, तो वही एक तो पशुपालन और दूसरा कृषि वाला भी इसके अंदर, कृषि पालन और पशुपालन, इसके बारे में पता चला। ठीक है, ये था नवपाषाण काल की। इसके अंदर कौन कौन से पता चला कि कृषि पालन और पशुपालन, दूसरा इसकी काल अवधि जो है ये मानी जाती है। और तीसरा मेन पॉइंट जो है वह यही है कि पहिए की खोज कौन से काल के अंदर हुई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल। पहिए की खोज जो है मानी जाती है कहां पे, इस नवपाषाण काल के अंदर, पहिए की खोज नवपाषाण काल के अंदर। ठीक है, ये था नवपाषाण काल। इसकी काल अवधि 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व तक कृषि और पशुपालन के बारे में पता चला। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसके पहिए की खोज कौन से काल के अंदर हुई, तो ये था नवपाषाण काल के अंदर। ठीक है, ये था अपने पास जो प्राग ऐतिहासिक काल है उसका कंप्लीट हुआ। अब बात करें, पहला पाषाण काल हो गया। अब कौन सा था, ताम्रकाल।
ताम्रकाल की ये मेन पॉइंट आपको बताया कि ताम्रकाल जो है, ताम्रकाल, इसके अंदर ये एक ही पॉइंट रहता है कि इसकी तो काल अवधि जो है बिल्कुल बहुत कम थी, और दूसरा पॉइंट जो है तांबे की खोज इस काल के अंदर हुई। ये तांबे की खोज, तांबे की खोज जीत हासिल कर ली, गिरने से बचाया उसको। ताम्रकाल मतलब तांबे की खोज, तांबे की खोज कौन से काल के अंदर हुई, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ताम्रकाल, यानी कि तांबे की खोज ताम्रकाल। नवपाषाण काल के अंदर पहिए की खोज, और मध्यपाषाण काल के अंदर क्या था मेन पॉइंट कि माइक्रोलिथ, यानी कि छोटे छोटे पत्थरों के नुकीले हथियारों का प्रयोग। और उसके अंदर पुरापाषाण काल के अंदर कौन सा मेन पॉइंट था कि भीमबेटका की गुफाओं से चित्रकारी प्रारंभ हुई, उसके साक्ष्य मिलते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे, रायसेन जिले मध्य प्रदेश, उस कौन सी नदी पे, सिंधु घाटी नदी पे, ठीक है। और तीसरा संस्थापक कौन है, श्रीधर वाकणकर। ये था अपने पास प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो आज के लिए ये प्राग ऐतिहासिक काल तक करेंगे, कल से करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। तो आज के लिए ये, बाकी आप जो मेरी क्लास है इसके बाद आपके रवि सर की करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और मिक्स प्रैक्टिस वाली क्लास वो देखना मत भूलना, क्योंकि ये था कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है। तो सभी दिल्ली पुलिस एस्पिरेंट्स को मेरा बेस्ट ऑफ लक। तो आज के लिए इतना है, बाकी करेंगे कल की वीडियो में। जय हिंद।